camera This also, conference will now be recorded. then maybe because of network connectivity, you cannot see the screen in actual. So what we are doing, we are turning off our cameras. We are only sharing our audio and screen. If you guys will be having any kind of doubt related to session, you can text us in the message box. We will reply you there itself, right? So there is no need to on the mic and to on the camera. This is the simple and straight instruction. If you will try to do anything misbehave, then we will dismiss you from this session. Thank you so much, and handing over to Mr. Saud, sir. Good evening to all. Okay, so this session is Python. So what is Python? इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पाइथन क्या है, पाइथन का स्कोप क्या है, पाइथन का फॉर्म कहाँ पे यूज करते हैं, पाइथन का बेसिक्स क्या है, किस तरीके से पाइथन के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो बिल्कुल बिगिनिंग से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि एज ऑफ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। तो व्हाट इज पाइथन? Basically, Python is a high-level, fully object-oriented programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? दैट इज ए हाई लेवल। बेसिकली हमारे पास दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जिसका कोई भी कोड डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसी भी इंटरमीडिएट या नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। लाइक आपकी सी है, C++ है, असेंबली है। इन लैंग्वेजेस के लिए हमें किसी भी इंटरमीडिएटर की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इसको कोड को हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जिसका कोई भी कोड डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएटर की नीड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पाइथन क्या है हमारे पास? एक हाई लेवल फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगेन वो दो पार्ट में कैटेगराइज होती है। एक होती है हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर पूरा पूरा कोड एक सिंगल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आपकी सी लैंग्वेज के अंदर हम जितना भी कोड प्लेस करते हैं वो आपका कहाँ पे होता है, मेन फंक्शन के अंदर होता है। तो जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे उसके अंदर एक लाइन का कोड है, चाहे वो आपका 1000 ऑफ लाइन का कोड है, चाहे हम उसमें पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो पूरा पूरा कोड क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा। सबके लिए क्या होगी, हमारी मेमोरी एलोकेट होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हमारा कोई भी कोड मेन फंक्शन के अंदर नहीं होता है। सारा का सारा कोड कहाँ पर होता है, हमारा अलग अलग क्लासेस के अंदर होता है। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम मेन फंक्शन के अंदर बनाएंगे उसी के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, बाकी के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जब तक कोड हमारा रनिंग मोड पर रहेगा तब तक मेमोरी अवेलेबल रहेगी। जैसे ही हमारी कोड की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, मेमोरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उसकी डेस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर कोई भी कोड डायरेक्टली आपका मेन फंक्शन के अंदर नहीं होता। सारा का सारा कोड अलग अलग क्लासेस के अंदर होता है। जिस कोड का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, बाकी के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो पाइथन बेसिकली हमारे पास हाई लेवल फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है that is used to develop application software। ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझे चैट में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहीं से आपका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो बेसिकली ये जो यूज होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो टाइप से हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की जो हमारी मशीन को मैनेज, मशीन या हार्डवेयर को मैनेज या कंट्रोल करते हैं। लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ या आपका ड्राइवर हुआ, ऑल दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे डेवलप किसके थ्रू होते हैं? वो होते हैं हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज से। कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एक होते हैं हमारे पास स्टैंड अलोन, एक होते हैं हमारे पास वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और रिसेंटली नई टेक्नोलॉजी आपकी एआई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसके अंदर आपका आता है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो दोनों टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर हम यूज करते हैं। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है, वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा हम इसके अंदर डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन हमारे पास वो एप्लीकेशन होती है जिसका कोई भी कोड एक सिंगल मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसी भी नेटवर्क के सर्वर की जरूरत नहीं होती। जिस मशीन के अंदर हम इसको इंस्टॉल करेंगे उसी के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, बाकी के ऊपर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, आपका फोटोशॉप है, आपका कॉरल ड्रॉ है, ऑल दीज आर स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन हमारे पास वो एप्लीकेशन होती है जिसका कोई भी कोड हमारा लोकल मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होता। पूरा डेटा हमारा कहाँ पे होता है, एक सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर होता है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, जब तक हमारा नेटवर्क अवेलेबल होगा तब तक उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी मशीन के ऊपर। जैसे हमारा नेटवर्क क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, पूरा डेटा भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन जो आपकी मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर रन होती है। एंड थर्ड वन पार्ट जो आता है आपका, जो मोस्ट आज की टाइम पे यूज होता है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारे पास वो एप्लीकेशन होती है जिसमें मशीन अपनी इंटेलिजेंसी के बेसिस पे एक नया लॉजिक क्या करती है, जनरेट करती है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन क्या कहलाती है, हमारे पास एआई कहलाती है। एआई का जितना भी पार्ट होता है, एक होता है हमारे पास डेटा साइंस, एक होता है हमारे पास मशीन लर्निंग। तो जितना भी पार्ट होता है वो पूरा कहाँ पे कवर होता है, पाइथन के अंदर। क्लियर? कोई डाउट किसी को, कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी को इसमें? ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टाइप की स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। अभिषेक गुप्ता, ओके, अभिषेक गुप्ता, बेसिकली हमारे पास स्टैंड एलोन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिसका कोई भी कोड हमारा एक सिंगल मशीन पे एग्जीक्यूट होता है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसी भी नेटवर्क या सर्वर की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। उस एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर को मैंने अपनी मशीन के अंदर इंस्टॉल करा, तो मेरी मशीन के अंदर ही वो यूज हो सकता है, दूसरी मशीन के अंदर यूज नहीं हो सकता जब तक हम उसको दूसरी मशीन के अंदर इंस्टॉल ना करें। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का जितना भी सॉफ्टवेयर, जितना भी डेटा होता है, वो आपका एक सिंगल मशीन पे अवेलेबल रहता है, अदर मशीन के ऊपर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाई पाइथन। अब मार्केट के अंदर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। ठीक है, लाइक आपका सी है, C++ है, वेट पारस है। वी विल डिस्कस अबाउट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ऑल्सो। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं मशीन लर्निंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, सारा काम हम इसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बेसिकली पाइथन जो यूज हो रहा है वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए ही मेजरली यूज हो रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पहले हमारे पास C++ थी, हमारे पास जावा एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है। डॉटनेट का हमारे पास पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट का, जिसमें आपका C# है, VB है, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो हमारे पास 90% आज की डेट में डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा का सारा किसके अंदर हो रहा है, पाइथन के ऊपर। बेसिकली जितनी भी हमारे पास एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी एप्लीकेशन है, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग। तो जैसा भी आपने मुझसे डिस्कस किया, व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस बेसिकली क्या होता है कि आज की डेट में हम सब लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं, डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी लाइफ में जितना भी काम चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है, डेटा के ऊपर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपनी है, एक ट्रेडिंग कंपनी है। बेसिकली मुझे ट्रेडिंग कंपनी के लिए अपनी मार्केटिंग करनी है, तो मैं किसके ऊपर फोकस करूंगा, डेटा के। डेटा मेरे पास किसका आएगा, स्टूडेंट का डेटा। अब स्टूडेंट का डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा, भाई मैं तो आपको पर्सनली नहीं जानता। ठीक है, तो मुझे आपकी डिटेल कैसे मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेटफॉर्म उठाऊंगा, कोई भी सोशल मीडिया का। क्योंकि आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या मोस्टली जितने भी 50 या 60% ऑल ओवर जो जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी हमारी एक सोशल मीडिया से क्या है, कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पर्टिकुलर रीजन का एक डेटा उठाना है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज। तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक के ऊपर गया। फेसबुक पे ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट 99% फेसबुक पे क्या है, एक्टिव है। तो मैं फेसबुक का एक पर्टिकुलर रीजन का डेटा उठाऊंगा। उस डेटा के अंदर मेरे पास क्या आएंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आएगा। उसमें आपके स्टूडेंट भी आएंगे, उसमें आपके जॉब वाले भी आएंगे, उसमें आपके बिजनेसमैन भी आएंगे, उसमें आपके और भी अलग अलग कैटेगरी के लोग आएंगे। तो मुझे उस पूरे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से एक पर्टिकुलर डेटा को क्या करना, फिल्टर करना है और साथ में उसकी एनालिसिस करनी है कि वो डेटा मेरे लिए मेरे मतलब का है या नहीं है। तो वो पार्ट क्या कहलाता है, हमारे पास डेटा साइंस कहलाता है। जब एक हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर से एक पर्टिकुलर डेटा को एनालिसिस करते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा को हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, डेटा साइंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अभी हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं कोविड-19, आज की डेट में एक नॉर्मल एक नाम है जो हर किसी को पता है कि आपका जो कोविड-19 क्या है। अब मुझे कोविड-19 के डेटा को एनालिसिस करना है कि इंडिया में आगे की क्या पोजीशन, क्या कंडीशन हो सकती है, इसके कितने पेशेंट अब हो सकते हैं, या इसके अंदर कितनी डेथ हो सकती है आने वाले टाइम में, या कितने टाइम के अंदर ये इंडिया से खत्म हो सकता है। तो इस डेटा को मुझे क्या करना है, एनालिसिस करना है। क्या करूंगा मैं, इस डेटा को सबसे पहले एनालिसिस करूंगा। मैं चेक करूंगा कि पहला केस हमारा कब आया, फिर दूसरा केस हमारा कब आया, फिर जितने भी हमारे पास केसेस इंक्रीज हो रहे हैं उन इंक्रीज ऑफ केसेस का लोग कितना है, ठीक है। देन जो उनका रिकवरी रेट है कि कौन कितने पेशेंट कितने टाइम में रिकवर हुए, उनकी एज ग्रुप क्या था, ठीक है, उनकी हेल्थ रेस्ट्रिक्शन क्या था, उसके अकॉर्डिंग पूरे पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, वो डेटा की प्रिडिक्शन करेंगे कि कोविड-19 से इंडिया के अंदर इतनी डेथ हो सकती है, ये कोविड-19 इतने लोगों तक, इतने लोगों को कोविड-19 का जो वायरस है वो हो सकता है, और इतने टाइम के अंदर से इंडिया में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा जो पार्ट है वो हमारा किसका कहलाता है, डेटा साइंस का पार्ट कहलाता है। क्लियर? कोई क्वेरी किसी की अब अबाउट डेटा साइंस? एनी क्वेरी? नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है आपका मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है जिसमें मशीन अपनी इंटेलिजेंसी के बेसिस पे एक डिसीजन लेती है और एक पर्टिकुलर टास्क को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। अभी तक आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या जितनी भी एप्लीकेशन आपने डेवलप करी है, उसके अंदर आपने एक लॉजिक बनाया। जब भी यूजर उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा या उस फंक्शन को कॉल करेगा, हमेशा वो सेम लॉजिक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एप्लीकेशन बनाई कैलकुलेटर की, जिसमें आपने ऑपरेशन दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, साइन और इन सबका एक ऑपरेशन परफॉर्म करे। अब यूजर जिस फंक्शन को कॉल करेगा वही ऑपरेशन क्या होगा, उसके अंदर परफॉर्म होगा। तो ये तो हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन हुई। अब जो हमारे पास मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन होती है, वो कौन सी एप्लीकेशन होती है, जिसमें मशीन अपनी इंटेलिजेंसी के बेसिस पे एक लॉजिक क्या करे, जनरेट करे, और एक नया टास्क क्या करे, एग्जीक्यूट करे। वो पार्ट क्या कहलाता है, हमारे पास मशीन लर्निंग क्या कहलाता है। सिंपल सा मैं काम सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। मशीन लर्निंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन या वो सारी एप्लीकेशन जो ह्यूमंस के एफर्ट्स का काम करके अपनी इंटेलिजेंसी के बेसिस पे लॉजिक क्या करे, जनरेट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रैफिक सिस्टम की बात करूं, एक हमारे पास ट्रैफिक सिस्टम है। जैसे हमने एक ट्रैफिक है कि एक रोड है, उसके ऊपर कोई भी गाड़ी की स्पीड 60 से वो क्रॉस नहीं कर सकती। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने वहां पे पुलिस फोर्स लगा दी, ठीक है, या जो आपका ट्रैफिक पुलिस है वहां पर हमने उसको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। हमने उनको बोला कि वो एक डिवाइस लेंगे, वो डिवाइस के थ्रू क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है। जो गाड़ी 60 की स्पीड को क्रॉस करेगी वो उसको रोकेंगे, उसका क्या करेंगे, चालान करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि बहुत से लोग ओवर स्पीड करेंगे लेकिन बच जाएंगे, चांसेस है। दूसरी चीज क्या है कि अगर बचेंगे भी नहीं तो कम से कम हमारे पास जो मेन फोर्स है वो, अगर मैं एक पर्टिकुलर रीजन की बात करूं कि मुझे देहरादून से और मुझे नैनीताल तक जितनी भी स्पीड की गाड़ियां हैं उन सबको मुझे ट्रैक करना है, उनको चालान जनरेट करना है, तो कम से कम मुझे 1000 पुलिसमैन की जरूरत पड़ेगी जो इस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं कि जो एप्लीकेशन अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे एनालिसिस करे कि गाड़ी की स्पीड हमारी इतनी है, और उसके बेस पे अगर वो चेक करेगा 60 से ऊपर जाती है वो गाड़ी की स्पीड, तो उस गाड़ी के जो आपकी व्हीकल आ रहा है उस व्हीकल से उस गाड़ी का नंबर एक्सट्रैक्ट करे, आरटीओ से उसकी इन्फॉर्मेशन उठाए और उसके घर पे एक चालान क्या कर दे, सेंड कर दे। तो ये एप्लीकेशन क्या कहलाएंगे, हमारे पास मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन कहलाएंगी। क्या करेंगे इस एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए, हम रोड के ऊपर कैमराज लगाएंगे। उन कैमराज के अंदर हम क्या करेंगे, हर गाड़ी की स्पीड 100 मीटर के अंदर कैप्चर करेंगे। अब मान लिया एक गाड़ी जो हमारी 50 की स्पीड से आ रही है, तो वो 1 मिनट, वो 10 मीटर के अंदर मान लिया 2 सेकंड में पहुंच रही है। 2 मीटर के अंदर वो 2 सेकंड में पहुंच रही है। एक गाड़ी 60 की स्पीड से है तो ऑब्वियसली बात है वो 2 सेकंड से पहले पहुंच जाएगी। अगर वो 70 में है तो और भी पहले पहुंच जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इमेज को जो गाड़ी की स्पीड है उसके उस गाड़ी की स्पीड को एनालिसिस करेंगे। यानी कि आप बेसिकली स्पीड कैसे एनालिसिस करेंगे, एक वीडियो के थ्रू। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वीडियो इज नथिंग जैसे कलेक्शन ऑफ इमेजेस। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वीडियो एक्चुअल में कुछ नहीं होती, एक मोबाइल फोन से मैंने एक इमेज कैप्चर करी, वो हमारे पास एक इमेज हो गई जो हमने अपने आप कैप्चर करी। और जब हम वीडियो बटन प्ले करते हैं तो जो आपका जब वीडियो हम बनाते हैं तो जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कैमरा है,
वो ऑटो कैप्चर करता है इमेज को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो मैंने 100 मीटर की स्पीड को मुझे कैप्चर करना है, तो हम 100 मीटर की एक वीडियो स्टोर कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर। अगर गाड़ी की स्पीड हमारी 50 है और उसकी 50 की स्पीड में 100 इमेज कैप्चर होकर आ रही है, तो जब गाड़ी की स्पीड 50 होगी तो कितनी इमेज कैप्चर होकर आएंगी? ऑब्वियसली बात है 40 आएंगी या 30 आएंगी। गाड़ी की स्पीड अगर मान लिया 80 है तो और भी कम इमेजेस आएंगी। गाड़ी की स्पीड अगर 40 है तो 50 से ज्यादा हमारे पास इमेज कैप्चर होकर आएंगी। यानी कि गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी वीडियो के अंदर से इमेज हमारी कम कैप्चर होगी, जितनी स्पीड कम होगी उतनी इमेज क्या होंगी हमारी ज्यादा कैप्चर होंगी। तो उन टोटल नंबर ऑफ कैप्चर इमेजेस के बेसिस पे हम स्पीड को एनालिसिस करेंगे कि इस व्हीकल की स्पीड हमारी कितनी है। अब मान लिया उसकी स्पीड हमारी डिटेक्ट हो गई कि इस गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 से अबो है, तो देन क्या करेंगे, जो हमारे पास इमेजेस आई हैं, तो जब हमारी इमेज कैप्चर हुई है तो ऑब्वियसली बात है उसकी नंबर प्लेट भी कैप्चर हुई होगी। तो उस इमेज के अंदर से हम उस गाड़ी की नंबर प्लेट को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो नंबर प्लेट एक्सट्रैक्ट होकर आएगी वहां से उस नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास नंबर आएगा उस नंबर को आरटीयू के डेटाबेस में क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जब उसे आरटीयू के डेटाबेस में वो डेटाबेस मिलेगा, देन उसके एड्रेस के ऊपर हम एक चालान क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। तो ये एक तो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा है वो बचेगा। दूसरा क्या है, जो हमारे पास थाउजेंड ऑफ लोगों की हमें फोर्स लगानी पड़ रही थी वो क्या होगा, रुक जाएगा। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग चालान से बचने के लिए आगे पीछे करके बच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जो भी पर्सन 60 से ऊपर जाएगा उस गाड़ी का चालान कटेगा ही कटेगा। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी की? किसी की कोई क्वेरी है? ओके, तो वाई पाइथन, हम पाइथन का इसमें यूज क्यों कर रहे हैं? हमारे पास मार्केट के अंदर पाइथन तो अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी आई है। इससे पहले हमारे पास नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जावा है, सी शार्प है, वीबी है, सी प्लस प्लस है। तो हम मोस्टली यूज 90% जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस में यूज कर रहे हैं वो 90% हम किसका यूज कर रहे हैं, पाइथन का। तो हम क्यों यूज कर रहे हैं पाइथन का? बेसिकली पाइथन के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ जितनी भी हमारे पास ऑपरेशन है सबसे पहले से बनी लाइब्रेरी है, उसके अंदर हमें अपने लॉजिक को लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक इमेज को एक्सेप्ट एक लॉजिक को लिखने का जो लॉजिक है जावा के अंदर, अगर वो 500 लाइन का लॉजिक है तो उसी लॉजिक को मैं पाइथन के अंदर 5 लाइन के अंदर क्या कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। क्यों? सपोज करो मुझे एक इमेज के अंदर से एक पर्टिकुलर फेज को डिटेक्ट करना है कि ये फेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस इमेज को उठाएंगे। एक इमेज है, दूसरी इमेज है, दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो जनरली जब हम हिस्ट्री को कंपेयर करते हैं तो हम इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर कर लेते हैं कि अगर दोनों के दोनों इक्वल है तो वो मैच है, अदरवाइज मैच नहीं है। लेकिन जो हमारे पास इमेज है तो उसके अंदर क्या है, हमारा बाइनरी डेटा है, और बाइनरी डेटा हमारे इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर नहीं होगा। इमेज के अंदर एक्चुअल में जो डेटा आता है, जो हमारे पास इमेज विजुअलाइज हो रही है, वो इमेज एक्चुअल में सिस्टम के अंदर कैसे स्टोर होती है, वो हमारे पास मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर स्टोर होती है। उसके अंदर एक एरे होगा हाइट का, एक एरे होगा विड्थ का, एक एरे होगा उसके अंदर कलर का, एक एरे होगा उसके अंदर डेटा का जिसके अंदर उसके पिक्सल ड्रॉ होके आए होंगे। तो हमारे पास मल्टी डायमेंशन एरे है जिसके अंदर हमारे पास थाउजेंड या बिलियंस ऑफ क्या होंगी, वैल्यूज होंगी। तो दोनों इमेज की वैल्यूज को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। पहली इमेज के पहले पिक्सल को उठाऊंगा, दूसरी इमेज से दूसरे पिक्सल को उठाऊंगा, कंपेयर करूंगा। अगर मैच होता है तो नेक्स्ट पिक्सल पे जाएगा, नहीं होता है तो वहीं से क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो अगर दो इमेज को मुझे कंपेयर करना है और ये कोड मुझे जावा के अंदर करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थाउजेंड ऑफ लाइन का लॉजिक लिखना पड़ेगा। देन दो इमेज जाके जावा के अंदर जाऊंगी, कंपेयर होंगी। अब यही चीज अगर मैं पाइथन के अंदर करता हूँ तो विद इन 5 to 10 लाइन के कोड में हम दो इमेज को इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर सारी की सारी लाइब्रेरी बनी हुई है, जस्ट उनके फंक्शन को हमें क्या करना है, कॉल करना है, इमेज हमारी कंपेयर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर सारी इनबिल्ट फंक्शनलिटी बनी हुई है। तो जब सारी इनबिल्ट फंक्शनलिटी पाइथन ने बनाई है तो जावा ने इनबिल्ट फंक्शनलिटी क्यों नहीं बनाई, सी शार्प ने इनबिल्ट फंक्शनलिटी क्यों नहीं बनाई? भाई जावा भी तो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो भी ये फंक्शनलिटी बना सकता है, जावा भी ये फंक्शनलिटी क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने डेवलप नहीं करी, उसे डेवलप किसके अंदर है, पाइथन के अंदर है। क्यों डेवलप है? सपोज करो आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन, इसका बेसिकली जो हमारे पास लॉजिक है 2000 में गूगल ने क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। गूगल का जो कोड था
जो फेस को रिकॉग्नाइज करता था वो 2000 में ऑलरेडी क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो आपका जो कोड है गूगल ने जावा के अंदर बनाया हो, गूगल ने सी शार्प के अंदर बनाया हो, या गूगल ने सी के अंदर बनाया हो। जो आपकी जावा है, सी शार्प है, या बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हम किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि जावा सिर्फ उस कोड को सपोर्ट करेगा जो जावा के अंदर लिखा होगा, सी शार्प सिर्फ उस कोड को सपोर्ट करेगा जो सी शार्प के अंदर लिखा होगा। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वॉट एवर लाइब्रेरी किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर बनी हो, जब हम पाइथन को उसके अंदर लेके आएंगे तो पाइथन उसको अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो ऑलरेडी जितनी भी एल्गोरिथम बनी हुई है, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर बनी हुई है, पाइथन क्या कर लेता है, उसको सपोर्ट कर लेता है। जबकि बाकी अदर टेक्नोलॉजी है वो सभी को डेवलप करेंगे जब वो उन टेक्नोलॉजी के अंदर लिखा हो। इसीलिए 90% ऑफ लॉजिक हम किसके अंदर लिखते हैं, पाइथन के अंदर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? Someone have any query? Okay. So now, what is Python? Python is a typeless language, means there is no need to define data type. No need to define data type. पाइथन क्या होती है, हमारे पास एक टाइपलेस लैंग्वेज होती है। टाइपलेस इसको हम किसलिए बोलते हैं, बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब भी हम उसके अंदर किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, या फ्लोट की करेगा, या कैरेक्टर की करेगा, या स्ट्रिंग की करेगा। लेकिन पाइथन क्या, हमारे पास एक टाइपलेस लैंग्वेज है। इट्स मीन जब भी इसके अंदर हमें किसी डेटा को स्टोर करना होता है तो जस्ट हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसे टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइप का डेटा वेरिएबल के अंदर आएगा उसी टाइप में वेरिएबल क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। पाइथन के अंदर, इन पाइथन all data is stored in the form of object। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट की। लाइक मैंने कहा a इक्वल टू 20, तो जो आपकी a के अंदर वैल्यू गई होगी वो किसमें गई होगी, इंटीजर ऑब्जेक्ट में। मैंने कहा b इक्वल टू 12.34, तो ये किसमें गई होगी, डबल ऑब्जेक्ट में। मैंने कहा c इक्वल टू @ या समथिंग मैंने ये लिखा, तो वैल्यू किसमें गई होगी, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट में। मैंने कहा h इक्वल टू हेलो, तो ये वैल्यू किसमें स्टोर हुई होगी, हमारी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। यानी कि जिस टाइप का डेटा भी हम स्टोर कराएंगे वेरिएबल उसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइप को इसके अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जो इसके अंदर ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर आर द सिंबल दैट परफॉर्म some operation between two ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं, हमारे पास कुछ सिंबल होते हैं जो किन्हीं दो ऑपरेंड के बीच में क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जो आपने सी++ या जावा के अंदर पढ़े हैं, सेम वही होते हैं। एक होता है आपका अरिथमेटिक, दैट इज प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉड। आपका लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, और, एंड नॉट। वहां पर हम क्या लिखते हैं, सिंबल से लिखते हैं। यहाँ पर हमें सिंबल नहीं लिखना है, एंड के लिए एंड ही लिखेंगे, और के लिए और लिखेंगे, नोट के लिए नोट ही लिखेंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर वही होते हैं, लाइक आपका लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड इक्वल टू। ठीक है, वहां पे हमारे पास होते थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, C++ जावा के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते थे, प्लस प्लस या माइनस माइनस। लेकिन पाइथन के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू को, यानी कि इंटीजर वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास कोई डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता।
क्योंकि एक्चुअल में पाइथन के अंदर जितने भी डेटा स्टोर होता है वो हमारा कितना होता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट किसको रेफर करता है मेमोरी को यानी कि एड्रेस को। तो अगर हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा एड्रेस इंक्रीमेंट होगा ना कि डेटा इंक्रीमेंट होगा। इसीलिए पाइथन के अंदर हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता। अगर हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू x प्लस 1 या x इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि जब प्लस 1 या माइनस 1 करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट वैल्यू को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और देन उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा या 1 का डिक्रीमेंट करेगा। क्लियर? जो इसका आउटपुट फंक्शन होता है वो होता है प्रिंट, जो किसी भी वैल्यू या मैसेज को प्रिंट करता है, और जो इसका इनपुट फंक्शन होता है वो होता है हमारा इनपुट, जो रन टाइम पे कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट कराता है, तो दैट इज इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हमारे पास फंक्शन होता है प्रिंट, जो किसी भी वैल्यू या मैसेज को प्रिंट करता है, और इनपुट के लिए हमारे पास फंक्शन होता है इनपुट। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके, तो अब हमें सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे पाइथन को? सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे और टाइप करेंगे डाउनलोड पाइथन। ठीक है, डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक लिंक मिल जाएगा पाइथन org, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। आप कोई सा भी वर्जन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, जो करंट वर्जन है उसका 3.8.3 है, तो आप लेटेस्ट वर्जन ही आप डाउनलोड कर सकते हो, या आपको कोई डाउन वर्जन करना है तो आप वो भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, देखो ये हमारा क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। मेरी मशीन पे ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मुझे डाउनलोड इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जब डाउनलोड हो जाएगा, क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कहाँ पे जाएगा, तो लाइक ये आपका डाउनलोड के अंदर जाएगा पाइथन। ठीक है, ये आ गया आपका पाइथन 3.7.4, जो भी वर्जन आप डाउनलोड करोगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके ऊपर आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। मेरी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखा रहा है, मॉडिफाई का, रिपेयर का या अनइंस्टॉल का। आपकी मशीन पे अगर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन किसका दिखाएगा, इंस्टॉल का। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की एक विंडो आएगी, पहली विंडो आएगी। यहाँ पे आपको ये जो आपका दिखाई दे रहा है पिप, ये दिखाई दे रहा है पिप आपको, तो यहाँ पे जो पिप है ये चेक नहीं होगा, अनचेक्ड होगा। क्या करना है, इसको हमें पहले हमें चेक करना है। पिप क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाइथन, बेसिकली पाइथन के अंदर अपना कुछ नहीं होता। पाइथन के अंदर अपना क्या होगा, जस्ट हाउ टू प्रोग्रामिंग इन पाइथन, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करना है, इनपुट कैसे होगा, आउटपुट कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे, लूप कैसे चलेगा, एरे कैसे डिफाइन करेंगे, क्लास होते, जैसे जो आपका फंडामेंटल प्रोग्रामिंग होता है वो पाइथन का पार्ट होता है। जितनी भी हम लाइब्रेरी या जितनी भी फंक्शनलिटी का यूज करते हैं वो ऑलरेडी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर बनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले उन लाइब्रेरीज को अपनी मशीन के अंदर या पाइथन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो वो जो लाइब्रेरी है वो हो सकता है किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर लिखी हो, जावा के अंदर लिखी हो सकती है, सी के अंदर लिखी हो सकती है, C++ के अंदर लिखी हो सकती है, लेकिन वो पाइथन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो उनको कन्वर्ट कौन करता है, पिप, जिसकी फुल फॉर्म होती है पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जो किसी भी एंड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को पाइथन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन क्या होगा, अनचेक्ड होगा। यहाँ पे मेरी मशीन में चेक्ड है, आपकी मशीन पे क्या होगा, अनचेक्ड होगा। आपको क्या करना है, चेक करना है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट बटन आएगा, तो यहाँ पे आपके जो बटन है ये भी ये एक बटन मिलेगा आपको, एड पाइथन टू एनवायरमेंट वेरिएबल। इसको भी हमें क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि जो पाइथन है वो हमारा सी के अंदर किसी ड्राइव के अंदर जाके इंस्टॉल होगा। फाइल हम अपनी किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, तो जो उसका कंपाइलर होगा वो तो उसी लोकेशन पे होगा, अदर लोकेशन पे नहीं होगा। तो फाइल को हमें वहीं पे सेव करना पड़ेगा, अदर लोकेशन पर उसको सेव नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कहीं पे भी सेव करें और कहीं पे भी रन हो जाए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, एड पाइथन टू एनवायरमेंट वेरिएबल। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार पाइथन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, अगर हमें चेक करना है पाइथन हमारा इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो आपको क्या करना है,
स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और वहाँ पे टाइप करना है पाइथन। जैसे आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके आप पाइथन पे टाइप करोगे तो आपको पाइथन के वर्जन यहाँ पे शो कर देगा कि पाइथन के कौन कौन से वर्जन है। ये दिखा रहा है पाइथन IDLE 3.7.4। ठीक है, ये हमारा IDLE है। IDLE का मतलब यहाँ से हम कोड को राइट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम कोड को रन भी कर सकते हैं। तो इस IDLE को ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे IDLE को, तो ये विंडो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपेयर हो जाएगी। ये विंडो आ गई हमारी IDLE की। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करना है, कोड को रन करना है। तो फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे और डायरेक्टली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोड रन कर सकते हैं। तो सिंपल मुझे एक मैसेज लिखना है, तो मैंने कहा प्रिंट, जो भी मैसेज आएगा वो डबल कोड में आएगा। तो मैंने कहा हेलो पाइथन हाउ आर यू, सिंपल एक मैसेज लिखा। कोई इसके अंदर सेमीकोलन नहीं लगाना, कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाना। पाइथन क्या है, हमारे पास सिंटैक्स फ्री लैंग्वेज होती है, मीन्स इसके अंदर हमें कोई कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस की नीड नहीं होती। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट अपनी लिखते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी स्टेटमेंट क्या करनी है, इसके अंदर राइट करनी है। नाउ यस राज पांडे, जिसने भी आपका ये आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो क्लिप का, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेलो पाइथन हाउ आर यू, सिंपल एक मैसेज लिखा। अब इसको रन करने के लिए हम रन पे क्लिक करेंगे। जैसे रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा फाइल को सेव करने के लिए, ओके करेंगे। पहले फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा, किसी भी लोकेशन पे फाइल को हम सेव कर सकते हैं। तो मैंने कहा वर्कशॉप, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दिया, न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दिया मैंने वर्कशॉप पोली, इस नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे कुछ भी, मैंने नाम दे दिया F1 और एक्सटेंशन क्या होगी इसकी .py। फाइल का नाम हमारा F1 है, एक्सटेंशन हमने क्या दी इसकी .py। ओके करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी और आउटपुट आ जाएगा आपका हेलो पाइथन हाउ आर। क्लियर? जो ये कोड है वो हम IDLE के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है लेकिन आपके पास IDLE इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप किसी भी एडिटर के अंदर आप इसके कोड को रन कर सकते हैं। आप IDLE के अंदर भी कर सकते हैं, आप नोटपैड के अंदर कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर कर सकते हैं, आप ड्रीम वीवर के अंदर कर सकते हैं। आप IDLE के अंदर कर रहे हो कोड, तो आप यहीं पे कोड करके यहीं से आप इसको रन कर सकते हो। लेकिन आप किसी नॉर्मल एडिटर, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, माइक्रोमीडिया, ड्रीम वीवर, किसी भी आप एडिटर के अंदर करते हो, तो वहां पे जैसे आप कोड कर सकते हो। रन करने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो अब यही कोड मैं कहाँ पे ओपन करके कर रहा हूँ उसको, वो कर रहा हूँ मैं ड्रीम वीवर के ऊपर। यस, इसमें था हम नेटबीन्स में भी कर सकते हैं इसके कोड को, किसी भी एडिटर के अंदर हम इसके कोड को कर सकते हैं। नेटबीन्स, विजुअल स्टूडियो, नोटपैड नॉर्मल, नोटपैड प्लस प्लस, माइक्रोमीडिया, ड्रीम वीवर, आपका सबलाइन, ठीक है, किसी भी एडिटर के अंदर आप इसके कोड को कर सकते हो। तो नाउ अब मैं इसी कोड को ओपन करने जा रहा हूँ ड्रीम वीवर के अंदर। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है ड्रीम वीवर, ठीक है, इसके अंदर मुझे इसके कोड को करना है। तो मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया। डेस्कटॉप पे हमारे पास फाइल थी वर्कशॉप के नाम से पोली, और ये फाइल थी f1.py। तो सिंपल हमारे पास ये फाइल आ गई f1.py फाइल। अब यहाँ से मुझे फाइल को रन करना है, तो वहां तो हमारे पास रन का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, फाइल हमारी रन हो रही थी। अब यहाँ से अगर हमें रन करना है तो हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, विंडो और प्रेस करा, CMD। जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो एक कमांड विंडो आ जाएगी। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें यहाँ पे लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल है, तो CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर फाइल की वर्कशॉप पोली, और यहाँ पे फाइल का नाम क्या है हमारा f1.py। उस लोकेशन पे जाके सिंपल क्या लिख देंगे, f1. फाइल का नाम, फाइल का नाम F1 था, एक्सटेंशन क्या थी इसकी .py। तो यहाँ का आउटपुट आ जाएगा आपका हेलो पाइथन हाउ। ठीक है, ना मान लेते हैं मुझे इसके अंदर एक लाइन और लिखनी है, तो मैंने कहा प्रिंट हाई लेवल, सेव करके रन करेंगे।
इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको फिर से रन करेंगे आउटपुट को, तो दोनों लाइन यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट। आगे आउटपुट हेलो पाइथन हमारी, और नीचे क्या आ गया आपका, इट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर। मान लेते हैं कि इसके अंदर मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया @ h इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया int reset and target limited। नाउ इसको प्रिंट करते हैं, जितने भी आपके मैसेज होंगे वो हमेशा डबल कोट के अंदर आएंगे, और जो आपके वेरिएबल हैं वो डबल कोट से बाहर आएंगे। अगर वेरिएबल को डबल कोट में लिखोगे तो क्या ट्रीट करेगा उसको, मैसेज। ठीक है, तो मैंने ए को प्रिंट करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सी को और एस। नाउ फाइल को मैंने सेव करा, वर्कशॉप, फाइल का नाम मैंने दे दिया f2.py। अब इसको रन करते हैं, f2.py। आ गया आउटपुट 2012 @infinio reset डिस्प्ले प्राइवेट के लिए। अभी सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है, इसका जस्ट वेरिएबल प्रिंट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि साथ मैसेज भी आए, तो जितने भी मैसेज हैं वो हमें डबल कोड में आएंगे, और वेरिएबल कहाँ पाएंगे, डबल कोड से बाहर। तो एक मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया, लाइक इंटीजर वैल्यू इज इक्वल, यानी कि जो मैसेज है वो हमारा डबल कोड में आ जाएगा, और वेरिएबल क्या आ जाएगा, डबल कोड से बाहर। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आएगा, क्योंकि जो आपका प्रिंट है वो एक फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन एक टाइम पे या तो वैल्यू प्रिंट करेगा या मैसेज। वैल्यू या मैसेज एक साथ प्रिंट करने तो हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेशन। और कॉन्केटिनेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है हमारा कॉमा। प्लस और कॉमा दो ऑपरेटर हैं जो कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होते हैं। प्लस भी क्या करेगा, वैल्यू और मैसेज को कॉन्केटिनेट करेगा, कॉमा भी क्या करेगा, वैल्यू और मैसेज को कॉन्केटिनेट करेगा। डिफरेंस क्या होता है, जो आपका प्लस है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट करेगा, अदर टाइप की वैल्यू को कॉन्केटिनेट नहीं करेगा, जबकि जो कॉमा है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर सकता है। तो लाइक अभी मैं इसको कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ प्लस से, जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे अगेन इसमें एक रन टाइम एरर और आ जाए। अब ये कंपाइल टाइम एरर नहीं दिखा रहा, अब ये कह रहा है एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट ए इंटीजर, क्योंकि जो आपका मैसेज था डबल कोड में वो हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, और ए क्या है, हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है, और जो आपका प्लस ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट करता है, जैसे ये हमारी इंटीजर हो गई और एक क्या हो गई, हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग हो गई। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, str एक फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में, किसी भी इंटीजर या अदर टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो सिंपल हमारे पास ये मैसेज है। अगर हम कॉमा से कॉन्केटिनेट करते हैं तो उसके लिए हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लाइक मैंने कहा डबल वैल्यू इज इक्वल टू और कॉमा भी। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉमा ऑपरेटर है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर सकता है। मैंने कहा कैरेक्टर वैल्यू इज इक्वल टू कॉमा सी, मैंने कहा यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू कॉमा एस। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ f2.py, तो सिंपल वैल्यू और मैसेज एक साथ क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। नाउ इसके अंदर अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है तो ऑपरेटर वही होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल, सारे ऑपरेटर क्या रहेंगे आपके एज इट इज रहेंगे। तो एक वेरिएबल लिया a20, b की वैल्यू 10 दे दी मैंने, c के अंदर a और b की वैल्यू को ऐड करा, b इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करा, e इक्वल टू a इंटू b कर दिया, एक वेरिएबल लिया f इक्वल टू a डिवाइड बाई b। नाउ मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैंने कहा फर्स्ट नंबर, यहाँ पे प्रिंट करा दी है फर्स्ट नंबर,
नंबर, ये हो जाएगा आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका CDE। अब सेव करके इसको हम रन करेंगे। F3 रन करा, F3.py, तो आउटपुट आ गया। फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 10, एडिशन 30, सब्ट्रैक्शन 10, मल्टीप्लिकेशन 200 आएगा, और डिवीजन कितना आ गया आपका 200। लेकिन जितनी बार भी रन करेंगे आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम चाहते हैं नंबर कौन इनपुट कराए, यूजर। तो अगर हमें कोई भी डेटा यूजर से इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए हमारे पास पहले जमाना एक फंक्शन होता है इनपुट। कमेंट करने के लिए अगर हमें किसी कोड को कमेंट करना है, तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, ये लाइन कमेंट हो जाएगी, अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है, 3 बार कॉमा लगाएंगे, सिंगल कोड, और जहां तक कमेंट करना है वहां पे 3 बार इसको क्लोज कर देंगे। तो अब ये मल्टी लाइन क्या हो गई, हमारी कमेंट हो गई। अब मैंने कहा a इक्वल टू इनपुट, और मैसेज लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। नाउ b इक्वल टू एक वेरिएबल लिया अगेन, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। तो इनपुट पहले जमाना एक फंक्शन है जो रन टाइम पे यूजर से इनपुट रिक्वायर्ड करेगा। जो भी यूजर नंबर इनपुट करेगा वो ए के अंदर आ जाएगा। फिर बी के अंदर हमने दूसरा मैसेज लिखा एंटर सेकंड नंबर, यूजर को अगेन एक मैसेज मिलेगा, यूजर अपना दूसरा नंबर एंटर करेगा, कहाँ पर आ जाएगा, बी के अंदर। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पे F3.py, फर्स्ट नंबर हमने एंटर करा 12, सेकंड नंबर एंटर करा हमने 3। जैसे मैं एंटर करके करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। अब एरर कहाँ पे दिखा रहा है, -, क्योंकि जो भी हम इसके अंदर इनपुट करेंगे, वट एवर इंटीजर डाले, फ्लोट डाले, कैरेक्टर डाले या स्ट्रिंग डाले, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, हमेशा स्ट्रिंग होगा। जबकि वैल्यू हमें किसमें चाहिए, इंटीजर में। अगर हमें कोई भी वैल्यू अगर हमें इसमें इंटीजर में चाहिए, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है इंट। तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इंट लगा देंगे। यानी कि इनपुट फंक्शन पहले यूजर कोई भी एक नंबर इनपुट करेगा, जो भी नंबर इनपुट करेगा वो स्ट्रिंग में आएगा, और जो नंबर यूजर स्ट्रिंग में आएगा, इंट फंक्शन क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका str फंक्शन किसी भी अदर फॉर्मेट की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, इंट फंक्शन क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन क्या होता है, फ्लोट। अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन होता है chr। ऐसे हम यहाँ पे मैंने कहा इंट। अब रन करेंगे इसको, तो करके मैंने रन करा, तो अब यूजर से नंबर इनपुट कराएगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। यहाँ का आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 100। क्लियर, कोई डाउट किसी को? बच्चों वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ओके, ऐसे मुझे इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाना है स्टूडेंट का। तो एक वेरिएबल लिया मैंने r इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। देन एक वेरिएबल लिया एंड इनपुट, नेम हमारा आएगा, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा एंटर नेम। एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे p इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फिजिक्स मार्क्स। एक वेरिएबल लिया c, एक वेरिएबल लिया ये केमिस्ट्री और एंटर केमिस्ट्री मार्क्स, एंटर मार्क्स। ठीक है, अब यूजर ने अपना रोल नंबर इनपुट करा, यहाँ पे इनपुट करा नेम, इनपुट करा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स हमें इंटीजर में चाहिए थे, तो इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा। नेम एक्चुअली हमारा स्ट्रिंग में आएगा, तो उसको मैं डायरेक्टली क्या कर दिया, इनपुट ले लिया, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ एक वेरिएबल लिया t इक्वल टू t प्लस c प्लस m। ठीक है, फिर एक वेरिएबल लिया परसेंटेज, और क्या कर दिया, t डिवाइड बाई 3। परसेंटेज को हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे टोटल को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो उसके बेसिस पे क्या आ जाएगी हमारे पास, परसेंटेज आ जाएगी। नाउ अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे प्रिंट रोल नंबर इज इक्वल
कॉमा आर यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने नेम, यहाँ पे प्रिंट करा दिया फिजिक्स 1, यहाँ पे प्रिंट करा दिया केमिस्ट्री 1, यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैथ 1, यहाँ पे प्रिंट करा दिया टोटल, यहाँ पे प्रिंट करा दिया एंड ये स्टेटमेंट बता देंगे। नेम हमारा एंड के अंदर है, फिजिक्स सी में, केमिस्ट्री सी में, मैथ टोटल ना हो। इस फाइल को सेव करा है फोटो सी वाई। अब इसको हम रन करेंगे, फोटो सी वाई, रोल नंबर 101, नेम मैंने एंटर कर दिया अमित, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो अकॉर्डिंगली क्या कर देगा वो कैलकुलेशन कर। बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास आउटपुट है वो कहाँ का है। अभी तो एक एक लाइन का आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो किस में आए, टेबुलर फॉर्मेट में आए। पहले लिखा है रोल नंबर, फिर थोड़ा गैप के बाद आए नेम, फिजिक्स केमिस्ट्री में, टोटल परसेंटेज और नीचे उनकी वैल्यू है। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जो अभी हमने लिखा है। कमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए 3 बार सिंगल कोड लगाएंगे और जहां तक कमेंट करना है वहां पे जाके 3 बार उसको क्लोज कर देंगे। नाउ मैंने कहा प्रिंट, सबसे पहले मैंने डबल कोड लगा दिया रोल नंबर स्लैश सी। जैसे सी के अंदर या जावा के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर न्यू लाइन के लिए हम स्लैश एन या टैब के गैप के लिए हम स्लैश सी लिखते हैं, तो वही स्लैश एन स्लैश सी के अंदर भी होता है। स्लैश सी क्या करेगा, टैब का स्पेसिफिक गैप देगा, स्लैश एन क्या करेगा, कर्सर को न्यू लाइन पे जंप कराएगा। तो रोल नंबर, नेम, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ टोटल, और प्रिंट करा देंगे। रोल नंबर आर के अंदर है, कॉन्केटिनेट बाय स्लैश सी या आपका नेम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल एंड नाउ सेव करके इसको मैंने रन करा। फोटो सी वाई, रोल नंबर 101, नेम डाल दिया अमित, 67 87। ये जो आउटपुट है वो प्रॉपर एक आपका टेबुलर फॉर्मेट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो अभी हमने डिस्कस किया वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, कैसे आउटपुट डिस्प्ले करना है, कैसे इसके अंदर इनपुट लेना है, कैसे इसके अंदर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इतना पोर्शन क्लियर है सबको या कोई डाउट है? एनी डाउट? ओके, नाउ अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है हमारा डिसीजन कंस्ट्रेंट। डिसीजन कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? आर यूज टू मेक डिसीजन on any value or execute code according to condition. For decision constraint, we use there are 4 types of
पहला होता है आपका सिंपल इफ, दूसरा होता है आपका इफ एल्स, लेटर इफ एल्स, और चौथा होता है आपका नेस्टेड। ठीक है। डिसीजन कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? अभी तक हमने एक लॉजिक लिखा, कोई भी हमने कोड लिखा, जैसे प्रोग्राम को रन करा, पूरा पूरा का कोड क्या हो गया आपका डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। या अभी हमने क्या करे, ऑपरेशन करे, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई करा, डिवीजन करा। मैं चाहता हूँ कि पूरा पूरा कोड हमारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट ना हो, यूजर चाहे तो एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज एग्जीक्यूट ना हो। या अभी तक हमने ऑपरेशन करे, हमें डिसीजन बनाना है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिसीजन कंस्ट्रेंट का। डिसीजन कंस्ट्रेंट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है। और जो इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल इफ एल्स, लेटर इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। जो सिंपल इफ होता है उसका यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे चॉइस सिर्फ एक होती है, कंडीशन ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एल्स का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे चॉइस क्या होती है, हमारे पास 2 होती है और सिलेक्शन क्या होता है कोई एक, ना तो दोनों की दोनों ट्रू हो सकती है, ना ही दोनों की दोनों फॉल्स हो सकती है। लेटर इफ एल्स का यूज हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे चॉइस क्या होती है मोर देन 2, 3, 4, 5, 10, 50, बट सिलेक्शन क्या होगा कोई एक होगा। और नेस्टेड इफ एल्स इज विदिन इफ, जब एक इसके अंदर अगेन एक और इफ एल्स या एक एल्स के अंदर अगेन एक और इफ एल्स लगा दिया, बेसिकली कंडीशन विद इन कंडीशन इज कॉल्ड एज ए नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है सिंपल इफ का? सिंटेक्स ऑफ सिंपल इफ कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि जो आपका पाइथन है वो आपका एक सिंटैक्स फ्री लैंग्वेज है। मीन्स ना तो कहीं पे पैरेंथेसिस की हमें नीड है, ना ही कोई सेमीकोलन की नीड है, ना ही हमें यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस की नीड है होती है। अब जब हम सी या सी प्लस प्लस या जावा के अंदर काम करते हैं और इफ एल्स का यूज करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट आती है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है। यानी कि कर्ली ब्रेसेस हमें इंडिकेट करता है कि इफ का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है। उतने ही पार्ट को, उतने ही ब्लॉक को क्या करता है वो एग्जीक्यूट करता है। तो पाइथन के अंदर कोई कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, पैरेंथेसिस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि इफ की या एल्स की या एल्स की स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? इंडेंट ब्लॉक का यूज करते हैं। जो इंडेंटेशन ब्लॉक यूज होता है यहाँ पे, या तो हम टैब का यूज करेंगे या हम किसका यूज करेंगे, स्पेस का। यानी कि या तो हम टैब का यूज करेंगे या स्पेस का यूज करेंगे, लेकिन पूरी फाइल के अंदर जहाँ जिसका भी यूज करना है हम एक का यूज कर सकते हैं, तो टैब का या स्पेस का। तो इफ कंडीशन, इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? कॉलन। कॉलन बता रहा है कि इसकी कंडीशन हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी वो टैब के इंडेंट से आएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेप। जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो हमेशा टैब के इंडेंट syntax of if condition statement else and syntax of whether if else if condition statement। तो दूसरी जो कंडीशन आएगी वो कहाँ पाएगी? एल्स इफ के अंदर। तो यहाँ पे एल्स इफ पूरा नहीं लिखना, एल्स इफ के लिए क्या लिखेंगे? ELI, एल्स कंडीशन। और उसकी पहली कंडीशन इसके अंदर आएगी, बाकी जितनी भी कंडीशन है वो एल्स टू एल्स इसके अंदर आती रहेंगी, और फाइनली यहाँ पे क्या जाएगा आपका? एल्स और इसके। ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स का कोई फिक्स सिंटेक्स नहीं होता। ओके लवली खत्री, मैं अपना नेटवर्क चेक करता हूँ। वन मिनट, तो मैं नेटवर्क चेक करता हूँ।
होपफुली अब वॉइस मेरी क्लियर आएगी आपको। अब वॉइस क्लियर हुई है? ओके, तो नाउ अब इसके प्रोग्राम को हम करते हैं। नाउ मैंने सिंपल एक मैसेज लिखा प्रिंट हेलो पाइथन। सिंपल एक मैसेज लिखा है। अभी फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। फाइल को सेव करा मैंने if1.py से रन करते हैं इसको, तो डायरेक्टली ये मैसेज क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने कहा if1.py रन करा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा हेलो पाइथन हाउ आर यू। बट मैं चाहता हूँ ये मैसेज डायरेक्टली ना आए, यूजर चाहे तो डिस्प्ले हो, अदरवाइज डिस्प्ले ना हो। अभी ये प्रोग्राम को रन करा, डायरेक्टली एक मैसेज लिखा था, यही मैसेज डायरेक्टली क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। और मैं चाहता हूँ ये मैसेज आपका डायरेक्टली एग्जीक्यूट ना हो, यूजर चाहे तो एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए किसे यूज करेंगे, डिसीजन कंस्टेंट का। तो अब हमने डिसीजन कंस्टेंट इसके अंदर लगाया, एक वेरिएबल लिया मैंने n equal to int input press 1 to display message। यूजर 1 प्रेस करेगा इस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। आप चेक करेंगे if n equal to 1, जो भी हमने यूजर को मैसेज दिया 1 प्रेस करना है। अगर इस मैसेज को डिस्प्ले करना है, यूजर जो भी डेटा एंटर करेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारा n के अंदर। अब n के अंदर यूजर ने 1 एंटर करा है तो मैसेज डिस्प्ले हो, अदरवाइज डिस्प्ले ना हो। तो हमने एक कंडीशन दे दी if n equal to 1। अगर n के अंदर यूजर ने 1 एंटर करा है तो ये मैसेज क्या हो, डिस्प्ले हो, अदरवाइज डिस्प्ले ना हो। अब इस फाइल को मैं सेव करके रन करता हूँ। यदि मैं सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, एरर दिखा रहा है आपका इंडेंटेशनल एरर एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर कोई भी पैरेंथेसिस, सेमीकोलन या आपका कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जितनी भी आपकी इसकी एलसी एलसीसी स्टेटमेंट आती है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है, जो इंडिकेट करती है कि इस इसका या इस एल्स का या इस एल्सिफ का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। पाइथन के अंदर कर्ली ब्रेसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इसका कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो जितनी भी आपकी स्टेटमेंट आती हैं इफ की या एल्स की, वो हमेशा एक टैब पे इंडेंट आएंगे, और एक इसके अंदर या एक एल्स के अंदर या एक एल्सिफ के अंदर कम से कम एक स्टेटमेंट होना मैंडेटरी है। जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी वो टैब से इंडेंट से आएंगी। अब मैं फाइल को सेव करके रन करता हूँ। if1.py यूजर ने 1 प्रेस करा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। 1 के अलावा यूजर अगर कुछ और प्रेस करता है, लाइक मैंने प्रेस कर दिया 2, तो यहाँ पे कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं। ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी वो हमेशा टैब के इंडेंट आएंगी। तो मैंने कहा प्रिंट इट इज ए हाई लेवल। अभी फाइल को मैं सेव करके रन करता हूँ। 1 प्रेस करेंगे, दोनों मैसेज आ जाएंगे। 1 के अलावा यूजर कुछ और प्रेस करता है, लाइक मैंने एंटर करा 2, तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी स्टेटमेंट है वो आपकी टैब के इंडेंट से आती है। अब मान लिया इसकी जो इंडेंटेशन है, पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो तो मैंने टैब के इंडेंट में रखी, दूसरी को मैं टैब के इंडेंट से बाहर कर दिया। अब जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा, 1 प्रेस करा, कंडीशन ट्रू है, दोनों मैसेज आ गए। लेकिन 1 के अलावा अगर यूजर कुछ और प्रेस कर देता है तो कंडीशन फॉल्स है, कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन पहली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो टैग के इंडेंट से बाहर है, इट्स मीन वो इससे बाहर है। डजंट मैटर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो हर एक केस में क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। मीनवाइल कि जितनी भी इफ के अंदर, एल्सिफ के अंदर या एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट हमें लिखनी है वो हमेशा टैग के इंडेंट के अंदर है।
क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को? ओके, कुणाल सेकंड स्टेटमेंट इसलिए एग्जीक्यूट हुई क्योंकि जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो टेप के बाहर है, इट मीन वो हमारा इस का पार्ट नहीं है, यानी कि डजंट मैटर कंडीशन ट्रू या एक्चुअली हमारा इफ के बाहर है। अगर एक कंडीशन फॉल्स भी होती तो दोनों केस में एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर वही पार्ट आएगा जो कंडीशन क्या होगी हमारी, जो टेप के इंडेंट के अंदर आएगी उसी को इसके अंदर रखेगा, इसके अलावा इसके अंदर नहीं रखेगा। ओके, अभिषेक गुप्ता, नेक्स्ट लाइन क्यों आया है, सिलेक्शन तो लगाया नहीं। डियर बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रिंट फंक्शन है वो वैल्यू को प्रिंट करके हमें कर्सर न्यू लाइन के ऊपर लेके जाता है, बट हम चाहते हैं कि कर्सर को प्रिंट करके कर्सर हमारा न्यू लाइन पर ना जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको लगा देंगे यहाँ पे हम कॉमा एंड इक्वल टू लाइन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपकी सिलेक्शन है, जो आपकी न्यू लाइन है, जो आपका प्रिंट है वो हमेशा न्यू लाइन से एंड होता है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे, अलग अलग लाइन से नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या करा, पहली स्टेटमेंट को एंड किससे कर दिया, इस पेज पे कर दिया, यानी कि जो पहली लाइन एंड होती है वो हमेशा इस पेज पे। ओके, तो एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा सिंपल इफ हो सकते हैं, ये सिंपल इफ है, कंडीशन ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा सिंपल इफ हो सकते हैं, बट उनके आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगी, सारे के सारे ट्रू भी हो सकते हैं, सारे के सारे फॉल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया n इक्वल टू एंटर फर्स्ट नंबर, एक वेरिएबल लिया मैंने s इक्वल टू एंटर सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर आ गया हमारा, सेकेंड नंबर आ गया। अब दोनों नंबर में से हमें बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट नंबर हमारा n के अंदर है, सेकेंड नंबर h के अंदर है। n अगर बड़ा है किससे, h से, तो मैसेज डिस्प्ले करा देंगे हम फर्स्ट नंबर इज। फिर दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे सेकंड के लिए, चेक करा इफ s बड़ा है किससे, n से, तो प्रिंट करा देंगे हम सेकंड नंबर की। तो चेक करेंगे n के अंदर फर्स्ट नंबर है, इसके अंदर सेकंड नंबर है, तो फर्स्ट नंबर अगर बड़ा है किससे, सेकंड नंबर से, तो क्या दिखा देगा, फर्स्ट नंबर इज बिग। अगर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है तो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। फिर चेक करेगा सेकंड वाले को, अगर सेकंड नंबर भी फर्स्ट नंबर से बड़ा है तो क्या करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा, इसको भी स्किप कर देगा। यानी कि दोनों को सेपरेटली चेक करेगा, दोनों की दोनों ट्रू भी हो सकती हैं, दोनों की दोनों क्या हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती है। तो नाउ अब इस फाइल को मैंने सेव करा, if2.py if2.py, फर्स्ट नंबर एंटर करा 12, सेकंड नंबर एंटर करा 3, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, आउटपुट आ गया फर्स्ट नंबर इज बिग। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा 12 33, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकंड ट्रू हो गई, आउटपुट आ गया सेकंड इज बिग। लेकिन सपोज करो मैंने एंटर करा 12 एंड 12, फर्स्ट नंबर 12 एंटर करा, सेकंड नंबर 12 एंटर करा, जैसे हम एंटर करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, नथिंग, क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर एक ज्यादा सिंपल इफ हो सकते हैं, बट उनके आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगी, सारे के सारे ट्रू भी हो सकते हैं, सारे के सारे फॉल्स भी हो सकते हैं। बट अगर हमें दो हमारे पास चॉइस है और दोनों में हमें रिलेशन स्टेब्लिश करनी है, ना तो दोनों की दोनों ट्रू हो, ना ही दोनों की दोनों फॉल्स हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ओके, भारत वेद इस प्रोग्राम में हम एल्स भी यूज कर सकते हैं, देर कर सकते हैं, लेकिन सपोज करो जो आपका सिंपल इफ है उसका यूज वहां पे करते हैं जहाँ पर हमें सेपरेट चॉइस लेनी होती है। सपोज करो मुझे सेलेक्ट करना है जेंडर, ठीक है, तो जेंडर में हम क्या लगा सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं। लेकिन सपोज करो मुझे सेलेक्ट करना है हॉबी, म्यूजिक, गेम, ट्रेवलिंग, तो तीनों की तीनों क्या हो सकती है, सेलेक्ट हो सकती है। लेकिन उसके अंदर अगर हम इफ एल्स लगाएंगे तो जहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू होगी उसी को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सारी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएंगी। तो हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे हमें इफ लगाना है, कहाँ पे हमें एल्स लगाना है। इफ एल्स या लेटर इफ एल्स में
जहाँ पे भी पहली कंडीशन ट्रू होगी वहीं तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, बाकी को स्किप कर देगा। लेकिन अगर हमें टू की कंडीशन को सेपरेटली चेक करना है, सारी की सारी ट्रू भी हो सकती है, सारी की सारी फॉल्स भी हो सकती है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, सिंपल इफ का। ओके, तो नाउ हम चाहते हैं हमारे पास चॉइस दो हैं, दोनों के बीच में रिलेशन होनी चाहिए, ना तो दोनों की दोनों ट्रू हो, ना ही दोनों की दोनों फॉल्स हो। तो वहां पर किसका यूज करेंगे, इफ एल्स का। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यानी कि पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स पार्ट क्या कर देगा, स्किप कर देगा। लेकिन इसकी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो सीधा जंप कहाँ पे करेगा, एल्स के अंदर। मीन्स दोनों के अंदर एक टाइम पे कोई एक नई कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, ना तो दोनों की दोनों ट्रू होंगी, ना ही दोनों की दोनों फॉल्स होंगी। सेव करा इसको मैंने, रन करते हैं F3.py को। यस लवली खत्री, अगर हम सिंपल इफ का यूज कर रहे हैं, अगर हम सिंपल इफ का यूज करेंगे सारी कंडीशन को सेपरेटली चेक करेगा, वॉट एवर वो ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर हम इफ एल्स से लेटर इफ एल्स का यूज कर रहे हैं तो जहाँ पे ट्रू कंडीशन मिलेगी इफ में या लेटर इफ एल्स में या लेटर इफ एल्स में, वहीं तक चेक करेगा, बाकी को स्किप कर देगा। लेकिन सिंपल इसमें सबको क्या करेगा, वो सेपरेटली चेक करेगा। ओके लवली खत्री, फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 33, आउटपुट क्या आ गया, सेकंड नंबर इज दिस, 12 3, फर्स्ट इज दिस। अब मैं यहाँ पे दोनों नंबर कॉमन डाल देता हूँ। वहां पे जब दोनों कॉमन नंबर डाले थे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया था, लेकिन यहाँ का आउटपुट क्या आएगा, सेकंड नंबर इज दिस। यानी कि दोनों में से एक ना एक क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। मीन्स जब दोनों नंबर मैंने कॉमन डाले तो इफ वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो सीधा जंप कहाँ पे करा, वो एल्स के अंदर। और एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं थी, डायरेक्टली जाती हमारी इस सेक्शन। मीन दोनों में से एक ना एक कंडीशन क्या होगी, हमारी एग्जीक्यूट होगी, ना तो सारी की सारी ट्रू हो सकती है, ना ही सारी की सारी फॉल्स। क्लियर, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका लेटर इफ एल्स। लेटर इफ एल्स का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे चॉइस क्या होती है हमारे पास, मोर देन टू, और सिलेक्शन क्या होता है हमारा, कोई एक। ठीक है, जब हमारे पास चॉइस क्या होती है, मोर देन टू होती है, और सिलेक्शन क्या होता है हमारा, कोई एक होता है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, लेटर इफ एल्स का। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ मैंने एक नंबर यहाँ पे इनपुट करा, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 5। यूजर 1 से लेके 5 तक कोई भी एक नंबर एंटर करेगा। अब जो भी नंबर यूजर ने एंटर करा है उसको हमें वर्ड में डिस्प्ले करना है। लाइक उसने 1 एंटर करा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ONE, 2 इनपुट करा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, TWO, 3 इनपुट करा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, THRE, 4 इनपुट करा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, FOUR, 5 इनपुट करा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 5। मीन्स यूजर इनपुट क्या करेगा, कोई एक नंबर चॉइस कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है, इवन इसके अलावा भी कोई अदर नंबर हो सकता है। तो जब चॉइस मोर देन 2 होती है, सिलेक्शन हमारे पास कोई एक होता है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, लेटर यूज का। तो पहली कंडीशन कि अगर n के अंदर यूजर ने 1 इनपुट करा है तो मैंने कहा क्या प्रिंट करते हैं यहाँ पे 1। फिर चेक करेंगे एल्स, अगर मैं एल्स लगाता हूँ तो सिर्फ दो ही चॉइस आएंगी, ठीक है। और अगर मैं सिंपल इफ लगाता हूँ तो सबको सेपरेटली चेक करेगा, सारी की सारी ट्रू भी हो सकती हैं, सारी की सारी क्या हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एल्स इफ का। एन इक्वल टू अगर 2 है तो प्रिंट 2, पहली चॉइस जिसके अंदर आएगी, बाकी जितनी भी है वो एल्स इफ के अंदर आएगी। 3 4, अगर 5 इनपुट करा है तो आउटपुट आ जाएगा 5, और इवन इसके अलावा कोई अगर नंबर डालते हैं तो प्रिंट आउट हो।
तो सबसे पहले इसको चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और नीचे वाला पोर्शन क्या कर देगा, स्किप कर देगा। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसको स्किप करके नेक्स्ट को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होती है तो पहली वाली तो ऑलरेडी स्किप हो चुकी थी, इसको एग्जीक्यूट करेगा, नीचे वाली स्किप कर देगा। लेकिन ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर थर्ड को चेक करेगा। यानी कि सीक्वेंसली 1 बाय 1 सबको चेक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं मिल जाती। अब मैं इसको सेव करा इफ और .py if और .py पहला नंबर एंटर करा मैंने 1 तो आउटपुट क्या आ गया 1। यूजर ने इनपुट करा 2 तो 2 आ जाएगा। 3 इनपुट करा तो 3, 4 इनपुट करा तो 4, 5 इनपुट करा तो 5 और E1। इसके अलावा यूजर कोई और नंबर डालता है तो क्या दिखा देगा, आउट ऑफ 5। तो जब चॉइस मोर देन 2 होती है और सिलेक्शन हमारे पास कोई एक होता है देन वहां पर यूज करते हैं लेटर इफ। क्लियर? नो। तो जो हमारी कंडीशन आएगी या तो इसके अंदर आएगी या एल्स इसके अंदर आएगी। कभी भी एल्स के अंदर कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर या एल्स के अंदर हमें एक टाइम पे कोई एक ही कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कंडीशन को टेस्ट नहीं कर सकते। एक से ज्यादा कंडीशन को अगर हमें टेस्ट करना है तो हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का, दैट इज एंड और एंड नॉट। अगर किन्हीं दो या दो से ज्यादा कंडीशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक सारी की सारी कंडीशन ट्रू ना हो। मान लिया 5 कंडीशन है, 4 ट्रू है, 1 फॉल्स है, तो और सबके बीच में क्या लगा है, एंड ऑपरेटर लगा है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि जब तक सारी की सारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक कुछ भी आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आउटपुट क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। मीन्स 5 कंडीशन है, 4 फॉल्स है, 1 ट्रू है, तब भी आउटपुट क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल एंड के लिए अगर हम बात करें, आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसके अंदर जो आपकी कंडीशन है, उसके अंदर आपकी कंडीशन है कि अगर जॉब की जो कंडीशन है, यू मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम IT, योर एज शुड बी 20 to 40 and 20 to 30 and your passing marks should be 70%। ये 3 कंडीशन है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए IT से, आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 70% से अबो हो, और जो आपकी एज है वो 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। मान लिया आप IT से भी ग्रेजुएट हैं, आपकी जो एज है वो 20-30 के बीच में भी है, लेकिन जो आपके पासिंग मार्क्स है वो 60 हैं, यानी कि 2 कंडीशन ट्रू है, 1 फॉल्स है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, जब तक सारी की सारी कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। और में कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपको एक सिम कार्ड परचेज करना है तो उसके लिए हमें IT प्रूफ की जरूरत है। अब IT प्रूफ में क्या रिक्वायर्ड है, या तो आपके पास पासपोर्ट हो, या आपके पास वोटर ID हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी जिनमें से आपके पास ID है तो आप उसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन आपके पास वोटर ID है तो आप उसके लिए क्या है, एलिजिबल। ठीक है, और एक भी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। और नोट में ट्रू है तो फॉल्स एंड फॉल्स है तो ट्रू। लाइक आपका जो स्विच बटन होता है एक इलेक्ट्रिसिटी का, उसको एक बार प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, दोबारा प्रेस करेंगे तो वो ऑफ होगा, यानी कि ऑन है तो ऑफ है और ऑफ है तो ऑन। ओके, तो मैंने एक प्रोग्राम इसके अंदर बनाया, हमें 3 नंबर इनपुट कराने हैं, NHC, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर एन के अंदर है, सेकंड नंबर एस के अंदर है, थर्ड नंबर कहाँ पे, सी के अंदर। अब चेक करेंगे हम, एन एस से बड़ा है तो क्या सबसे बड़ा होगा, नहीं, सेकंड से भी बड़ा होना चाहिए, थर्ड से भी बड़ा होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एन ग्रेटर देन टी। यानी कि एन के अंदर फर्स्ट नंबर है, एस के अंदर सेकंड नंबर है, टी के अंदर थर्ड नंबर है। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से बड़ा है, तो आउटपुट क्या दिखाया है, फर्स्ट। लेकिन सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगी, एक एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर कहाँ दिखा रहा है, इसके अंदर इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि इसके अंदर या एल्स के अंदर हम एक टाइम पे एक ही कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन को टेस्ट नहीं कर सकते। एक से ज्यादा कंडीशन को टेस्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एंड। ठीक है, एंड सिंपल नहीं लगाना, एंड एज ए वर्ड हमें लिखना। फिर हम सेकंड को चेक करेंगे, एस बड़ा है किससे, एन से, एस बड़ा है टी से, तो क्या आ जाएगा, सेकंड इज टी। फिर हम चेक करेंगे थर्ड को, टी बड़ा है किससे, एन से, टी
सी बड़ा है किससे, एस से, तो क्या दिखा देगा, थर्ड नंबर। अगर इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो सीधा एस भी जाएगा, प्रिंट ऑल नंबर और एनी टू नंबर। तो एन अगर एस से भी बड़ा है, एन अगर टी से भी बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और नीचे वाला पोर्शन स्किप कर देगा। लेकिन मान लिया एन एस से बड़ा है, टी से नहीं है, टी से बड़ा है या एस से नहीं है, ये दोनों से छोटा है, उन तीनों केस में ये पार्ट स्किप हो जाएगा, फिर सेकंड को चेक करेगा। ठीक है, तो सीक्वेंसली 1 बाय 1 सबको क्या करता रहेगा, चेक करना, सेव कर दिया, रन कर रहा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड। फर्स्ट इज बिग, मैंने कहा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड इज बिग, फर्स्ट नंबर, थर्ड इज बिग, मैंने कहा 12, 12 और 6। कोई दो नंबर जो बड़े थे, वो आपस में इक्वल हैं और तीसरा नंबर छोटा है, तो क्या दिखा देगा, ऑल नंबर और एनी टू नंबर आर। ओके, एंड की जगह और लिखेंगे तो उस केस में अंकुश अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, मान लिया एन के अंदर मैंने एंटर करा, फर्स्ट नंबर एंटर करा मैंने 12, सेकंड नंबर एंटर करा 5 और थर्ड नंबर एंटर करा मैंने 3, तो उस केस में भी क्या दिखा देगा, आउटपुट फर्स्ट नंबर ही दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सही करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर मैं और लिख देता हूँ और देखो इसको मैं रन करता हूँ, फर्स्ट नंबर मैंने एंटर करा 12, सेकंड नंबर एंटर करा 5 एंड थर्ड नंबर एंटर कर दिया मैंने 2, थर्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया 23। तो कौन सा नंबर बड़ा है, थर्ड वाला, लेकिन आउटपुट क्या दिखा देगा, फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा था लेकिन थर्ड से बड़ा नहीं था। एक कंडीशन ट्रू है तो देन आउटपुट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि जब तक सारी की सारी कंडीशन ट्रू ना हो तब तक आउटपुट एग्जीक्यूट ना हो, तो देन हम किसका यूज करेंगे, एंड। क्लियर, तो डाउट किसी को? नाउ नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का यूज वहां पे करते हैं जब हमें कंडीशन के अंदर कंडीशन लगानी होती है। बेसिकली कंस्टेंट विद इन कंस्टेंट इज कॉल्ड एज ए नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एटीएम के अंदर जाते हैं, जैसे आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो तो आपको क्या मांगता है, पिन नंबर। अगर पिन नंबर करेक्ट होगा तो कहाँ पे जाएगा, विड्रॉ पे, फिर आपसे विड्रॉ अमाउंट मांगेगा। विड्रॉ अमाउंट जो आपने एंटर करा है अगर वो आपके करंट अमाउंट से कम या बराबर है देन आपको विड्रॉ करके देगा, अदरवाइज मैसेज दिखा देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो पहली कंडीशन क्या है, पिन नंबर। पिन नंबर अगर वैलिडेट होगा देन कहाँ पे जाएगा, वो विड्रॉ पे जाएगा। तो कंडीशन विद इन कंडीशन इज कॉल्ड एज ए नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो अब जैसे 3 नंबर में से हमें बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास 3 नंबर है इनमें से हमें क्या करना है, बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे किसका यूज करा, एंड ऑपरेटर का। लेकिन बिना लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर बिना लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके अगर मुझे 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने तीनों नंबर इनपुट करा दिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। नाउ चेक करेंगे ये फर्स्ट नंबर एन के अंदर है, बड़ा है किससे, एन। तो कंडीशन लगा देंगे कि इफ एन ग्रेटर देन प्रिंट फर्स्ट नंबर इज एल प्रिंट थर्ड नंबर। नेक्स्ट मैंने एल्स लगा दिया, इफ एच ग्रेटर देन टी प्रिंट सेकंड नंबर इज प्रिंट। ओके, तो पहले देखो ये हमारे पास इफ है, एक एल्स है, इस जिसके अंदर भी अगेन एक इफ एल्स लगा हुआ है, इस एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स लगा हुआ है, कहीं पे हमने कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाया। ओके, तो नाउ चेक करेंगे एन बड़ा है एस से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
ठीक है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और जो इसका एस वाला पार्ट है स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एन एस से बड़ा है तो यहाँ पर आया, एन अगर टी से भी बड़ा है तो एन एस से बड़ा था तभी तो यहाँ पर आया, और एन अगर टी से भी बड़ा है तो क्या दिखा देगा, फर्स्ट नंबर इज दी, और इस पार्ट को अगर देगा स्किप कर देगा, और ये पोर्शन ऑलरेडी स्किप हो चुका है। लेकिन एन एस से बड़ा है, जम करके यहाँ पर आया, लेकिन टी से बड़ा नहीं है, तो एन किससे बड़ा था, एस से। अब एन से बड़ा कौन हो गया, टी, तो क्या दिखा देगा, थर्ड नंबर इज सिक्स, और ये एस पार्ट ऑलरेडी क्या हो चुका था, स्किप हो चुका था। लेकिन मान लिया एन एस से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फर्स्ट नंबर तो बड़ा होगा नहीं, या तो सेकंड बड़ा होगा, या क्या बड़ा होगा, थर्ड नंबर बड़ा होगा, तो सीधा कहाँ पे जाएगा, एस के अंदर चेक करेगा, एस बड़ा है टी से। अब देखो एस एन से बड़ा था तभी तो यहाँ पे आया, ऐसा अगर टी से भी बड़ा है तो क्या दिखा देगा, सेकंड इज बिग, और ये वाला पोर्शन क्या कर देगा, स्किप कर देगा, और अगर नहीं होता तो सीधा क्या दिखा देगा, थर्ड नंबर इज बिग। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट इज बिग, सेकंड, थर्ड इज बिग, क्लियर, डाउट, हेलो, कोई डाउट किसी को? ओके गाइस, अभी हम यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट, सॉरी 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पारस वेज अगेन, ओके देखो ये दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमें 3 नंबर को बिगेस्ट नंबर पॉइंट आउट करना है, तो हमें यहाँ पे कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाना है, तो हमने यहाँ पे इफ एल्स का यूज किया, इस इफ एल्स के अंदर अगेन एक इफ एल्स और लगा दिया, तो फर्स्ट नंबर हमारा एन के अंदर है, सेकंड एस के अंदर है, थर्ड टी के अंदर है। पहली कंडीशन हमने चेक करी, एन अगर एस से बड़ा है, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, तो सेकंड नंबर तो बड़ा हो नहीं सकता, या तो फर्स्ट बड़ा होगा या थर्ड बड़ा होगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, इस के अंदर, इस के अंदर आएगा, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। अब एन एस से बड़ा था, जम करके कहाँ पाया, इसके अंदर। अब एन अगर टी से भी बड़ा है, यानी कि एन एस से बड़ा है तभी तो यहाँ पाया, और एन अगर टी से भी बड़ा होता है तो सीधा क्या दिखा देगा, फर्स्ट नंबर इज बिग, और अगर एन टी से बड़ा नहीं है तो एन किससे बड़ा था, एस से, और एन से बड़ा क्या हो गया, टी, तो सीधा क्या दिखा देगा, थर्ड नंबर इज बिग। लेकिन सपोज करो अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा नहीं होता तो सीधा जंप कहाँ पे करेगा, एस के अंदर। अब फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा नहीं है, सेकंड बड़ा है, और सेकंड अगर थर्ड से भी बड़ा होता है तो क्या दिखा देगा, सेकंड इज बिग, और एस को क्या कर देगा, ओके। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें लूप। ओके, कोई अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे मैसेज कर दीजिए 2 मिनट में, देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें लूप। Okay, Kunal Agarwal, first number is greater than third number, good, and but smaller than थर्ड नंबर। ओके डियर, इसके अंदर फिर हम एक कंडीशन और लगाएंगे, इसके अंदर एक कंडीशन हमें और लगानी पड़ेगी, देन उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर। कितने भी इसके अंदर हम इसके अंदर ही लगाते हैं,
डिपेंड करेगा हमारा लॉजिक क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है आपका लूप। क्या होता है लूप? इज यूज्ड टू रिपीट एनी कोड और स्टेटमेंट again and again. There are 4 type of loop, 3 type of loop. पहला होता है for, while और तीसरा होता है for। इसके अंदर आपका do while loop नहीं होता है, for, while and for each. Every loop execute on 3 things. पहला होता है डिक्लेरेशन, दूसरा होता है आपका कंडीशन, पहला होता है आपका इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है आपका कंडीशन, तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सिंटैक्स ऑफ सिंपल सिंटैक्स ऑफ फोर। सबसे पहले फोर वेरिएबल इन रेंज, यहाँ पर बात कराएंगे इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, और जितनी भी स्टेटमेंट है वो हमेशा टैग के इंडेंट से आएगी। ठीक है, वाइल लूप सिंपल सेम होता है जैसे आप सी और सी प्लस प्लस के अंदर यूज करते हैं। सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल, कंडीशन, स्टेटमेंट जितनी भी स्टेटमेंट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और सिंटैक्स ऑफ फोर वेरिएबल इन और then जितनी भी आपकी। ओके, तो लूप क्या होता है? इज यूज टू रिपीट एनी कोड और स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। जनरली अभी तक हमने जितने भी कोड करा वो हमने अपनी कोड विंडो में करा। जैसे प्रोग्राम रन करेंगे तो जो आपका कंपाइलर होता है वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पहली लाइन एग्जीक्यूट करी, जब करके नेक्स्ट पे आ जाएगा, देन नेक्स्ट पे आ जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी सिंगल लाइन है या मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है वो मल्टीपल टाइम क्या हो एग्जीक्यूट हो, बार बार हमें उसे लिखना ना पड़े। तो देन हम कैसे यूज करेंगे लूप का। लूप क्या करता है? पर्टिकुलर पॉइंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है जब तक यूजर क्या करे उसको एग्जीक्यूट करे। जो लूप होते हैं हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, फॉर, वाइल एंड फॉर ईच। ठीक है, फॉर लूप हमारे पास सिंपलेस्ट लूप होता है जिसमें हमें गिवन होता है कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कहाँ तक चलाना है। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से एंडिंग वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट करेगा, ना तो एक से ज्यादा का इंक्रीमेंट करता है ना ही कोई डिक्रीमेंट करता है। वाइल लूप हमारे पास नॉर्मल लूप होता है जिसमें हम इनिशियल वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक कितना भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं और कितना भी हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका वाइल लूप है उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम खुद करते हैं, जबकि फोर के अंदर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो कौन करता है? हमारा रेंज फंक्शन करता है। ठीक है, और जो आपका फॉर ईच लूप होता है वो हमेशा एक लिस्ट ऑफ डेटा के ऊपर काम करता है। लिस्ट ऑफ डेटा मीन्स क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन है, एरे है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक नंबर ऑफ वैल्यूज है। अब हमें उन सारी की सारी वैल्यू को रिट्रीव करना है और हमें नहीं पता उसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो फॉर ईच लूप उस लिस्ट ऑफ डेटा के अंदर जाएगा। लिस्ट ऑफ डेटा इन द सेंस आपका ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन है, आपका एरे है। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डेटा इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है, वहां से 1 बाई 1 वैल्यू पिक करेगा जब तक सारी की सारी वैल्यू पिक नहीं करेगा। ओके, तो कैसे यूज करते हैं? जैसे सिंपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा, प्रिंट हेलो। सिंपल एक मैसेज है, फाइल को सेव करा, L1.py से रन करते हैं। L1.py मैसेज आ जाएगा आपका हेलो पाइथन। एक ही बार मैसेज आया, बट मैं चाहता हूँ ये मैसेज 10 टाइम प्रिंट हो। अब हमने इसको लिखा एक बार था तो एक ही बार प्रिंट हुआ। अब मैं चाहता हूँ इसको मुझे मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है, तो हमें मल्टीपल टाइम क्या करना पड़ेगा? इसको राइट करना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? लूप चला सकते हैं। तो लूप लिखा फॉर आई इन रेंज। रेंज हमारे पास एक फंक्शन है जो इस लूप को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। यहाँ पे हम
तो आर्गुमेंट पास कराएंगे, इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है और एंडिंग वैल्यू। मान लिया मुझे 1 से और 10 तक चलाना है, तो मैंने एंडिंग वैल्यू कितनी रखी 11, क्योंकि रेंज जो फंक्शन है वो लेस देन का काम करता है। अगर 10 करूंगा तो 9 तक चलेगा, 11 करूंगा तो 10 तक चलेगा। देन जितनी भी स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ तक आए। अब फिर करके अब देखो आई की वैल्यू कितनी है 1, चेक करेगा 11 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, क्या फिर कर देगा हेलो पाइथन। फिर आई की वैल्यू रेंज फंक्शन इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। है हमें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा इंक्रीमेंट करेगा और एक ही ओनली 1 का इंक्रीमेंट करेगा, ना तो इससे ज्यादा का इंक्रीमेंट करेगा, ना ही कोई डिक्रीमेंट करेगा। ऐसे ज्यादा का इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो हम जैसा करेंगे वाइल लूप का। देन आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, चेक करेगा 11 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, फिर क्या प्रिंट कर देगा हेलो पाइथन। फिर आई की वैल्यू 3, यानी कि जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी बार बार क्या करता रहेगा, इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। अभी फाइल को मैं सेव करके रन करूंगा, लिखा मैंने क्या एक बार, लेकिन एग्जीक्यूट क्या हो जाएगा ये मल्टीपल। क्लियर। तो ऐसे हमारा कोई भी कोड और स्टेटमेंट को हमें रिपीट करना है तो हम यूज करते हैं लूप का। लाइक मैंने एक प्रोग्राम लिखा n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर नंबर टू प्रिंट। यूजर एक नंबर एंटर करेगा, इससे हमें टेबल क्या करनी है, प्रिंट करनी है। तो जब किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करते हैं तो नंबर है वो 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर का मल्टीप्लाई होगा। पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा प्रिंट होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होगा, अप टू 10 तक हर एक नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ऑपरेशन कॉमन हो रहा है, कॉमन फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हम उसके लिए जरूर कर सकते हैं लूप का। तो क्या लिखेंगे, फॉर आई इन 1 to 11, क्या लिखा, एक वेरिएबल लिया मैंने t इक्वल टू n इंटू आई। जब भी हमारे मल्टीपल आउटपुट आएंगे वो लूप के अंदर प्रिंट होंगे, जिसका सिंगल आउटपुट आएगा वो लूप के बाहर प्रिंट होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया t। अब मान लिया n के अंदर यूजर ने क्या इनपुट करा 5, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, 11 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, 5 इंटू 1, टी के अंदर कितना आ जाएगा 5, प्रिंट कर देगा टी की वैल्यू 5। आई की वैल्यू 2 होगी, 11 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, 5 इंटू 2, टी के अंदर कितना आ जाएगा 10, प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू 3, 5 इंटू 3, टी के अंदर कितना आ जाएगा 15। आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 इंटू 4, टी के अंदर कितना आ जाएगा 20। तो लिखा हमने एक बार, एक ही को कितनी बार करेगा, मल्टीपल टाइम। L2.py, अब रन करेंगे इसको, L2.py को नंबर एंटर करना 5, टेबल प्रिंट हो गई। अब अगर ये लूप ना होता तो 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करता, 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करता, 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करता, प्रिंट करता। यानी कि जो काम मुझे 2 स्टेटमेंट में करना पड़ा वो कितनी बार में करना पड़ता, 20 टाइम। मैं चाहता हूँ नंबर के साथ उसके 1 या 2 भी प्रिंट हो, तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा n कॉमा इंटू आई, 1 या 2 इंटू 1 या 2 को दे रहा है हमारा आई इक्वल टू कॉमा करके रन करेंगे, नंबर एंटर करें 7, तो 7 की टेबल क्या हो जाएगी हमारी प्रिंट। क्लियर। तो डाउट किसी को? ओके, अशोक सर, अशोक सर, Yes, sir, I'm here. ओके सर, Hello. Okay, thank you, sir. Okay, first of all, a very good evening to everyone. This side Ashok from Encino itself. I think session के starting में आप लोगों से मेरी बात हुई थी. I have introduced you about the company. So I hope you guys have enjoyed the workshop. और कोई doubts अगर आपके रहे होंगे तो definitely sir have solved all the doubts related to the session. और आप लोगों ने enjoy किया होगा, कुछ definitely सीखने को मिला होगा. Before this, we have already conducted too many workshops related to big data and Python digital marketing, but this time we organized this workshop for Python and only for the first year students. Because when last time we conducted the workshop, we see that there are some doubts related to the workshop for the first year students, because उनका थोड़ा सा level जो होता है वो basic रहता है और
कुछ और स्टूडेंट्स होते हैं जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस में चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो काफी एडवांस लेवल तक होते हैं ना। आई होप कि अब आप लोग इस तरह की वर्कशॉप करके अपने आप को एडवांस लेवल तक बहुत जल्दी ले भी जाएंगे. So what I want to tell you, I want to just simplify you about the company details of Encino and what we do actually. As we all know that we have to perform the internship in this summer vacations. As we all know, because of lockdown, we are not able to appear for the physical classes. We are not able. Hello. Hello. As we all know that we are not able to appear for the physical classes in this summer because of this lockdown. Currently we are facing lockdown 4.0, and maybe it will be lockdown 5.0 very soon. So this is very sure that we are not going for the internships, for the summer internship or online training or trainings for physical appearance or offline. But as per the AICT guidelines, we have to appear for the internship through online mode, and that is very much compulsory for all of. According to AICTE, we have to submit the certificate for internship throughout the first year, second year, and third year. So we have to conduct 3 internships in the BTech. Also, if we are in MCA, we have to perform one internship in between MCA first year and second year gap. So what I want to tell you guys that Encino is conducting offline training since last 10 years. You can visit our website www.encino.in for more details regarding the offline training. We are situated in 2 locations in Uttarakhand. The first location is Dehradun and second location is in Haldwani. Right? Am I audible, Jyoti, now? Jyoti, and you have texted that your voice is not clearly audible. So am I audible now? Can you please reply first? Yes, okay, thank you. So we are situated in 2 locations in Uttarakhand itself. The first location is Dehradun, and so second location is